दिनों भारी बारिश। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संदीप हुड्डा और राजस्थान के सीकर में ये मंच है देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 का, जिस पर करोड़ों दर्शकों को विश्वास है, क्योंकि न्यूज 18 ही है जो सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाता है और आपकी आवाज बनकर जनता के सामने लाता है। एजुकेशन से ही संवरता है जीवन, और टूरिज्म में अपने नाम का डंका बजाने वाला राजस्थान आज अपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाना जाने लगा है, जहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आएंगे उन लीडर्स को जिन्होंने अपने डेडिकेशन और विजन के साथ राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को न केवल नॉर्थ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई है। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा मकसद है सीकर के एजुकेशन सिस्टम के करंट सिनेरियो को, नए चैलेंजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करना, और इस पर चर्चा के लिए आज अलग अलग मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और सीकर के एजुकेशन सिस्टम पर बातचीत करेंगे। एजुकेशन के लीडर्स के नाम आज हमारा यह मंच है। न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव सीकर, प्रेजेंटेड बाय डीएस इंस्टीट्यूट सीकर, co-sponsored by गोविंदम डिफेंस एकेडमी सीकर एंड co-powered by I30 लर्निंग सेंटर सीकर। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे पहले पैनल डिस्कशन से, और पहले पैनल डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष कुमार जी। आप डायरेक्टर हैं डीएस इंस्टीट्यूट नीट और जेई सीकर के। कृपया आप मंच पर पधारें। आशुतोष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के एजुकेशन कॉन्क्लेव के अंदर। और सबसे पहले तो हम आपसे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए। मैं आशुतोष कुमार, मैं आईटी कानपुर से मैं बीटेक हूँ। मैंने एजुकेशन के बाद टीचिंग करना पसंद समझा, और मेरे 15-16 साल के कैरियर में मैंने बहुत सारे आईआईटीएंस और बहुत सारे जो है डॉक्टर्स बनाए, जिसमें आईटी और नीट की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मैंने पढ़ाया। और मेरा जो इंस्टीट्यूट है डीएस इंस्टीट्यूट सीकर, ये जो है बेसिकली डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी में हमारा एक स्कूल चलता है, और डीएस साइंस इंस्टीट्यूट एक कोचिंग है जो कि गंगापुर सिटी में चलती है, उसकी एक ब्रांच है। और हमने यहाँ पर डीएस इंस्टीट्यूट के नाम से एक सेंटर खोला है जो आईआईटी और नीट की तैयारी करवाएगा। सर, क्वालिटी एजुकेशन क्या है? चर्चा होती है क्वालिटी एजुकेशन की, आप क्या मानते हैं? देखिए सर, क्वालिटी एजुकेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के समय में एक जो पुराने ज़माने की जो पद्धति थी, उसमें जब आचार्य या जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जब एजुकेशन को देते थे तो वो एक एक शिष्य पर नज़र रख पाते थे। आज के समय में इस चीज़ की कमी हो रही है। जब एक टीचर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो यह बहुत ज़रूरी है कि वो उस बच्चे की जो गेनिंग पावर है कि वो कितना मतलब सीख पा रहा है, उसकी लर्निंग किस क्वालिटी की है, उसको देखने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, जो क्लास को एकदम ऐसे ले रहे हैं जैसे कि सत्संग अपन ले रहे होते हैं, तो सत्संग सुन रहे हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं से क्वालिटी एजुकेशन ख़राब हो जाता है। टीचिंग ऐसा नहीं है कि बस आप बोलते जाएंगे और बच्चे सीखते जाएंगे। एक एक बच्चे पे काम करना पड़ता है। एक एक बच्चे का नाम पता हो आपको, उसके नाम से आपको उसे बुलाना होगा, उसे पूछना होगा कि तुमने ये चीज़ लर्न की कि नहीं की और क्या प्रॉब्लम है। क्लास के बाद आपके साथ उसके साथ जुड़ना होगा। तो अगर ऐसा करता है कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट, तो वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। गंगापुर सिटी जैसी छोटी सी जगह, वहाँ पर आपने जिस तरह से आपने बताया कि बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, सीकर में क्या विजन रहेगा? देखिए, गंगापुर सिटी में हमने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट तक दी है, और वहाँ से लेकर अब तक ये हालत है कि हर बार लगभग हम 35 से ऊपर तो जेईई एडवांस्ड में सिलेक्शन देते हैं। नीट में खूब अच्छे सिलेक्शंस रहते हैं, लगभग 50% रिजल्ट रहता है, और जेईई मेन में 100 से ऊपर सिलेक्शन रहते हैं। तो वहाँ का 17-18 साल का लगभग एक इंस्टीट्यूट है जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो अब उसकी वजह यही रही कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं। उतने ही बच्चे एडमिशन लेते हैं जितने बच्चों की बहुत पर्सनल लेवल पे केयर हो सके। तो अब इन सिद्धांतों के साथ ही यहाँ सीकर में आए हैं डीएस इंस्टीट्यूट लेकर के, कि जो बच्चे हमें जिम्मेदारी के तौर पे मिलेंगे, उनके गार्जियंस को, उन बच्चों को ये एहसास होगा कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ हमारी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। एक एक बच्चे को हम नोटिस कर पाएंगे कि आज के बाद कल बच्चे की क्या स्थिति है, 3 महीने बाद क्या स्थिति है। वो भीड़ भर करके हमारा पढ़ाने का हमारा प्लान नहीं है।
तो इस तरीके से हम एक विज़न लेकर आए कि हम सीकर में क्वालिटी एजुकेशन दें और गार्जियंस और बच्चे ये खुद से महसूस कर सकें कि हमने कोचिंग की है तो हमें पर्सनल अटेंशन दे के तैयार किया जा रहा है। सीकर में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और काफ़ी नाम है देश भर में। आप तो अभी आए हैं, आपने तो शुरुआत करी है, क्यों आएगा स्टूडेंट आपके पास? आप ऐसा क्या देंगे कि आपके पास एडमिशन लेने के लिए आए हो? डीएस इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लेगा? देखिए, इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है, यदि ढंग से समझा जाए। किसी भी इंस्टीट्यूट में एक टॉप फैकल्टी मान लेते हैं कि वो पूरे दिन में 4 क्लास ले सकती है। पर क्लास वो 100 से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स पढ़ा रही है तो वो गलत कर रही है। मान लेते हैं 200 स्टूडेंट्स पढ़ा रही है तो पूरे दिन में 4 क्लास 800 बच्चे, अगर 200 पढ़ाती है तो 400 बच्चे पढ़ा पाएंगे। तो यदि अपन पूरे 4 क्लास में जाएं तो 800 बच्चे एक टीचर पढ़ा रहा है। अब गार्जियन कई बार इन चीज़ों को टेक्निकली नहीं समझता कि हमने एडमिशन कराया एक बड़े नाम को लेकर के जिनके पास संख्या ज़्यादा है, जनरली ऐसा माना जाता है कि वो बड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो टीचिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सबको बराबर की एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सख्त ज़रूरत है पर्सनल केयरिंग की, अच्छी टीचिंग की। वो यदि सब में बटेगी, जितने भी इंस्टीट्यूट और आए हैं सीकर में उन सबको बटेगी, सभी लोग इसमें हिस्सेदारी लेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन जा पाएगा। एक जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या होना ये उस संस्था के लिए भी नुकसानदायक है, बच्चों के लिए नुकसानदायक है, गार्जियन के लिए नुकसानदायक है। तो बड़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी संस्थाओं को और आना चाहिए और ये संख्या को इस हिसाब से स्प्लिटेड होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन जा पाए। दैट्स इंपॉर्टेंट। हर नए संस्थान को शुरू करने में काफ़ी चैलेंज आते हैं, डीएस को लेकर के आपकी क्या राय है? हमने अपनी कोचिंग खोली तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, जहाँ हमारा बैनर लगना था वहाँ पर प्रॉब्लम आई, बैनर लगाने में, फ्लैक्स लगाने में, पोस्टर लगाने में। जो भी कुछ हम करते हैं तो कई बार कुछ लोग उस पर मतलब जो अवधान रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जितना ज़्यादा विरोध आपका हो, समझ लो आप अच्छा कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा विरोध होता है, हम और हर दूसरे दिन हम और एनर्जाइज होकर के काम करते हैं और कमर कस लेते हैं कि और मेहनत करनी है, बच्चों को और दिल लगा के पढ़ाना है। और इसका एक ही फॉर्मूला है, आप यदि अपनी क्लास में अच्छी टीचिंग दे रहे हैं ना और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, टीचिंग में आपके दम है, तो फिर दुनिया का कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। तो बस उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आ रहे हैं चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आशुतोष सर, आप आईआईटी कानपुर से, तो आप आईआईटी के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आईआईटी में क्या भविष्य और आईआईटी कानपुर के आपके क्या एक्सपीरियंस है? आईटी से बीटेक करने के बाद बेसिकली तो स्टूडेंट्स और जो भी होते हैं वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारे जो है डायरेक्शंस में स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाते हैं। सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बनते हैं, हम जैसे लोग टीचर ही बन गए। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे और अपना अच्छा करियर बनाते हैं। तो आईटी से करने के बाद जो एक क्वालिटी डेवलप होती है एक बच्चे के अंदर अपने दिमाग में, वो उसे इनोवेटिव तो बनाती है, उसे अलग बनाती है। बहुत कुछ करने की उसमें कैपेसिटी डेवलप होती है, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज उसमें गेन होता है। और वो जिस भी ब्रांच से वो बीटेक कर रहा होता है उसमें वो स्पेशलाइजेशन उसको मिलता है। तो नॉर्मल कॉलेजों की कंपैरिजन में उसे कंपनी हायर करती है और बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो जॉब सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत अच्छा कैरियर है, और हर फील्ड में कैरियर है। ख़ासतौर से प्रोफेशनल कैरियर तो है ही, साथ साथ में वो किसी और डायरेक्शन में भी जाना चाहता है अगर अपने कैरियर को बनाने के लिए, तो उसमें कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। सीकर की बात करें तो नीट का ज़्यादा माहौल बनता है, यहाँ नीट के स्टूडेंट भी ज़्यादा आते हैं, नीट में सिलेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। आईआईटी को लेकर के वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाती? देखिए, इसकी एक वजह यह भी है कि थोड़ा सा आईआईटी की तरफ अपन जो अपनी तरफ से कोचिंग संस्थानों की तरफ से थोड़ा सा कम रुझान रहा। कुछ और अच्छी फैकल्टी मेंबर्स की भी यहाँ ज़रूरत रही। मैं लगभग 10 सालों से सीकर में हूँ। मैंने लगभग 10 साल मैंने सीकर को दिए और एजुकेशन यहाँ दी। 2010 से लगभग 2020 तक लगभग मैंने यहाँ के एक शिक्षण संस्थान में काम किया। तो बहुत सारे बच्चों से जुड़ा, बहुत करीब से, बहुत सारे परिवारों से जुड़ा। तो एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत जिद्दी हैं, है ना, बहुत उनमें जुनून है, ज़रूरत है उनको उस हिसाब से मेहनत करने की। और जो आप कह रहे हैं कि आईआईटी के रिजल्ट्स कम आते हैं, मैं मानता हूँ थोड़े सालों पहले तो खैर कम थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा रेशियो आने लग गया है। जेई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है सीकर से। जो कोचिंग संस्थान है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तभी इस शहर को इंडिया लेवल पर अब जाने जाने लगा है। और नीट में भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस आ रहे हैं और जेई में भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि कम किसी की तुलना में यदि कम है तो उसकी वजह सीधा सीधा फैकल्टी होती है, क्योंकि आईआईटी जेई को पढ़ाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड
एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजफुल फैकल्टी होनी चाहिए। तो वो यदि कोई संस्था उपलब्ध कराती है तो ही रिजल्ट इसमें आता है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात होती है वो बच्चे का IQ। जितना अच्छा बच्चा शहर में रुकेगा, कोचिंग में पढ़ेगा, वहाँ उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों म्यूचुअल चीज़ें हैं। बिना एक अच्छे IQ के स्टूडेंट्स के ये रिजल्ट नहीं बन सकते JEE एडवांस्ड के, और बिना अच्छी फैकल्टी के नहीं बन सकते। दोनों चीज़ें पॉसिबल ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पर। बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट चांस में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, सेकंड में फिर रह जाते हैं 1 या 2 नंबर से। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए कि वो जो गैप हो वो कवर किया जा सके और लास्ट में हताश भी नहीं हो? नीट की बात आप कर रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल सही है। नीट में बहुत ज़्यादा रिपीटर्स बढ़ रहे हैं, और आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हैं। वाकई में सच्चाई तो ये है कि नीट के स्टूडेंट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने तो 6-6, 7 साल के रिपीटर्स पढ़ाए हैं। इसकी वजह है 10th के बाद जब स्टूडेंट्स 11th पढ़ना शुरू करता है तो 11th में उसकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है। जो सबसे बड़ी कमजोरी रह जाती है वो 11th रह जाती है। 11th का अभी जस्ट हमने लगभग 2 महीने पहले से सीकर में सेंटर के डालने की प्लानिंग की, तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ली। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट में भी 11th का कोर्स जैसे पूरा नहीं हुआ है। जिन जगहों पर नहीं हुआ, बहुत जगहों पर बहुत अच्छा करवाया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस जगह जैसे मान लीजिए नहीं हुआ, जिस क्लास में नहीं हुआ, मान लीजिए एक ही इंस्टीट्यूट के किसी क्लास में नहीं हुआ, तो 11th का अगर कोर्स प्रॉपर वे में नहीं हुआ या टाइमली नहीं हुआ, वो जाके फिर बर्डन बनता है 12th के साथ। अब ये जो नीट और JEE का एग्जाम है वो 11th और 12th कंबाइंड कोर्स का होकर के बनता है। तो जब वो बच्चा 12th में जाता है तो 12th में फोकस करना शुरू कर देता है। 11th का वो रिवीजन भी उसे चाहिए होता है, और 11th एक तरफ खराब हो चुका होता है। तो फिर वो 12th के साथ 11th को रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि अच्छा हुआ होता तो रिवीजन पॉसिबल होता है। रिवीजन बच्चा खुद से तब कर सकता है जब उसका अच्छे से पढ़ा हुआ हो। तो जब उसका अच्छे से पढ़ा हुआ ही नहीं है तो रिवीजन करने में उसको दिक्कत आती है। जैसे हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं उमेश कुमार शर्मा सर, उन्होंने लगभग 26-27 साल मैथमेटिक्स पढ़ाई। उन्होंने इन चीज़ों पर बहुत बारीकी से काम किया। उन्होंने इन चीज़ों को इस तरह से काम किया कि अभी आज से 2-3 साल पहले तक सारे सिलेक्शन 12th के साथ होते थे। उन्होंने टारगेट बैच ही नहीं बनाया था। उन्होंने जिद कर ली कि हम 12th के बाद पढ़ाएंगे ही नहीं। वो तो फिर हमने ये कहा कि भाई कुछ बच्चे बीमार हो करके कई बार मतलब हो जाती हैं स्थितियां ऐसी, या दूसरी कोचिंगों के जो बच्चे हैं जो 2-3 साल से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कम से कम उनको तो पढ़ा दीजिएगा। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चलो टारगेट पढ़ाएंगे। नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को कभी उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने कहा 12th के साथ सेलेक्ट नहीं करवा पा रहा हूं मैं, तो मतलब मैं फिर अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहा हूं। तो हम लोग इस डायरेक्शन में काम करेंगे। जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं उमेश कुमार शर्मा सर, तो उनकी भी यही सोच है कि अपन पूरा ताकत 11th और 12th के बच्चों पे लगाएं ताकि वो बच्चे जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो विचार हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और उक्त सड़क मार्ग पर पानी निकासी के लिए कोई भी नाली न होना बताया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लाहौल स्पीति में 2 दिनों तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। घाटी में मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की है। घाटी में हो रही बर्फबारी के चलते फिलहाल अटल टनल रोहतांग